राहुल गांधी अब दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली को लेकर राहुल गांधी का खतरनाक प्लान भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस दंगे की आरोपी रही इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा है, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। अभी दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद इशरत जहां को टिकट देने पर फैसला हो सकता है। आप सोचिए क्या पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। ये इशरत जहां कौन है जिसकी पैरवी कहा जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं। इशरत जहां साल 2020 में आपको याद होगा दिल्ली दंगे हुए थे, उसकी आरोपी है। इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद भी रही है, वो एक वकील भी है। दंगों के आरोप में इशरत जहां 2 साल जेल काट चुकी है। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली थी। इसी साल दिल्ली की कोर्ट ने इशरत जहां समेत 12 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगे का आरोप तय किया है। तब कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इस बात का आधार दिख रहा है कि आरोपियों ने गुनाह किया है। कोर्ट ने यह बातें उन चश्मदीदों के बयान के आधार पर कहीं जिसमें बताया गया था कि दंगों के दौरान इशरत जहां ने भीड़ को उकसाया था और पुलिस के साथ झड़प भी की थी। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग कैंडिडेट बनाने की बातें चल रही हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी ने तो कर ही दिया। अगर राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस इशरत जहां को टिकट देती है तो यह दिल्ली में बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ऐसा ही दाव दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी चल चुके हैं। ओवैसी ने भी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाने का ऐलान किया है, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो आज तक जेल में बंद है। जिसे दंगों का मास्टरमाइंड तक कहा गया, जमानत तक नहीं मिली, वो आदमी बन गया कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी का। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि इशरत जहां को टिकट दे। आप सोचिए बॉस, क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों की। एक तरफ दिल्ली चुनाव में इस तरह की खिचड़ी पक रही है, कांग्रेस दंगे के आरोपियों को टिकट देने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान की बड़ी बड़ी बातें भी कर रही है। अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। बाबा साहब अंबेडकर पर राज्यसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया था, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिन भर सड़क पर प्रदर्शन भी खूब किया, माहौल बनाया। जबकि इस मामले में अमित शाह सफाई दे चुके हैं, उनका पूरा बयान सामने आ चुका है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं बॉस, दलित वोट के लिए पकड़े रहो इसको। गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं वो। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे राहुल गांधी को जवाब दिया। एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को कोई मुद्दा मिलता नहीं, इसलिए कभी मोदी संविधान खत्म करने जैसे नैरेटिव चलाते हैं, कभी अमित शाह को बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर घेरते हैं। इस मुद्दे को लेकर आज बीएसपी ने भी यूपी में जगह जगह प्रदर्शन किया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर अपने सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। सुनिए सीएम योगी और सीएम फडणवीस ने कैसे कांग्रेस को जवाब दिया, फिर बताता हूं कि धक्का मुक्की कांड पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को क्या सुना दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया और लगातार उनको नीचा दिखाया। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह अंबेडकर के मुद्दे पर हंगामा किया, राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप लगा, बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी, इस पर आज सीएम योगी ने राहुल गांधी को घेर लिया। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। हम तो
कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है। क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद चोटिल होते हैं। यानी बीजेपी भी लगातार अग्रेसिव है और राहुल गांधी को उनके ही मुद्दों में फंसा दे रही है। पाठशाला में अगली क्लास, देश के मिडिल क्लास का टैक्स वाला वो दर्द जिसका इलाज इस बजट में पीएम मोदी कर देंगे क्या? पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी पर जीएसटी टैक्स भर भर कर परेशान मिडिल क्लास के दर्द का चैप्टर 2, वो एक काम जो पीएम मोदी ने कर दिया तो मिडिल क्लास बम बम हो जाएगा। अब इसका चैप्टर, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, सच है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत में महंगाई को थाम रखा है, सच है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हुआ है, 100% सच है। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि आम आदमी यानी मिडिल क्लास देश के विकास में योगदान देने के लिए चुपचाप जो टैक्स पे टैक्स भरे जा रहा है, वो ना अब उसको अंदर ही अंदर बहुत कचोट रहा है। और उसको उम्मीद भी उन्हीं नरेंद्र मोदी से है जिनके राज में ये टैक्स लग रहा है। उसे लगता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो मिडिल क्लास के लिए जरूर सोचेंगे। और इसलिए पाठशाला में हमने कल भी पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी पर लगने वाली जीएसटी का चैप्टर खोला था। पाठशाला में कल जब हमने टैक्स का चैप्टर खोला तब से हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। पाठशाला का कल का हमारा चैप्टर भयंकर वायरल भी हुआ क्योंकि टैक्स का मामला ही ऐसा है। आम आदमी का यह दर्द है जो कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन हमने पाठशाला में वो मुद्दा उठाया। हमने सवाल उठाया था कि क्या मिडिल क्लास का काम इस देश में सिर्फ टैक्स भरने का रह गया है क्या? क्योंकि टैक्स का गजब ही हाल हो रखा है। पॉपकॉर्न हो, पुरानी गाड़ी हो, हर जगह पर ऐसी ऐसी जीएसटी लगे जा रही है कि पब्लिक का दिमाग घूम गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स चल रहे हैं, लोग मजाक भी बना रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि सरकार एक काम करे, हमारी पूरी सैलरी रख ले, उसमें से जो है कुछ पैसा हमको वो दे दे कि हम अपना घर चला लें। जब इतना टैक्स दे ही रहे हैं तो पॉकेट मनी टाइप कुछ दे दे। इस तरह से बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही। आज हम टैक्स के इस जंजाल का पार्ट 2 वाला चैप्टर खोलने जा रहे हैं जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द है। आज केंद्र और राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि कैसे मिडिल क्लास एक चीज पर कई बार टैक्स भर भर के पगला चुका है, क्योंकि राज्य सरकारें भी ले रही है भाई। और ये जो जीएसटी काउंसिल होती है इसमें सारे पार्टियां जिनकी सरकारें राज्यों में, उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बॉस, सब मिलकर निर्णय लेते हैं। तो वहां कोसने के लिए कि ये हो गया वो हो गया सब हैं, लेकिन इसमें सब मिलकर फैसला लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको बताऊं उससे पहले कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है, जो कंफ्यूजन यूज्ड कारों को बेचने पर चल रहा है। हमने कल आपको बताया था कि पुरानी गाड़ियां बेचने पर लगने वाला टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा था कि जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने पुरानी गाड़ी बेचने पर लगने वाले टैक्स पर जो भी कहा था उसमें कुछ कंफ्यूजन था। सरकार से जुड़े हमारे सूत्रों ने उस कंफ्यूजन के बारे में जानकारी दी है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था, जिसके बाद सारा कंफ्यूजन खड़ा हुआ। It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. जो वित्त मंत्री ने कहा वही हमने आपको कल बताया भी था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो भी फैसले लिए गए थे उसके बारे में पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी जानकारी दी गई थी। पीआईबी की प्रेस रिलीज भी हमने चेक की थी, तो उसमें भी वही बात लिखी थी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही थी, यानी जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची गई उसमें जो मार्जिन है उस पर 18% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पर भी लोग यही बात कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को बेचने पर अगर इतना टैक्स लगेगा तो बेचने वाले को क्या फायदा होगा। पुरानी गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट ही होती है, यानी उसकी कीमत बढ़ती तो है नहीं, कमी हो जाती है। ऐसे में उस पर 18% टैक्स लोगों को हजम नहीं हो रहा। इस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की और जानकार लोगों से भी बात की। सरकार के सूत्रों ने भी बताया कि वित्त मंत्री पूरी बात बता नहीं पाए।
या वो सही से समझा नहीं पाई, या वो एक तरह से गलत बात कह गई, जो भी कही, गलती से हो गया होगा, मुंह से निकल गया होगा। लेकिन पुरानी गाड़ी बेचने पर जो 18% टैक्स लगेगा, वो कैसे लगेगा और किस पर लगेगा, उस पर कंफ्यूजन वित्त मंत्री के बयान से बढ़ा, जिसे अब हम दूर कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि 18% टैक्स उन पर एप्लीकेबल होगा जो पुरानी गाड़ी बेचने के लिए रजिस्टर्ड है। जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, यानी अगर आप पुरानी गाड़ी अपने किसी दोस्त को बेच रहे हैं तो उस पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड वेंडर को अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। जो वेंडर आपसे पुरानी गाड़ी खरीद रहा है वो आपकी गाड़ी को आगे किसी और को ज्यादा कीमत पर बेचता है तो उसे 18% टैक्स देना होगा। रजिस्टर्ड वेंडर को वही पुरानी गाड़ी किसी दूसरे को बेचने से जो मुनाफा होगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, यानी 18% रजिस्टर्ड वेंडर ही भरेगा। मतलब मान लीजिए आपने पुरानी गाड़ी 1 लाख रुपए में रजिस्टर्ड वेंडर को बेच दी, कि मेरी गाड़ी 6 लाख की थी, अब तुम 1 लाख में ले लो, पुरानी हो गई। रजिस्टर्ड वेंडर ने क्या किया, उस गाड़ी को मॉडिफाई किया, थोड़ा चकाचक बनाएगा तभी ना बिकेगा, तो उसको चकाचक करके उसने 2 लाख रुपए में किसी और को बेच दिया। रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कितना हुआ, 1 लाख रुपए में आपसे खरीदा, 1 लाख रुपया उसमें और उसने मुनाफा कमाया, 2 लाख में बेचा। तो अब उस मुनाफे वाले 1 लाख पर 18% टैक्स, यानी 18,000 रुपए वेंडर को भरना होगा। वेंडर कौन, जैसे ये Cars24 वगैरह दूसरे ऐप्स जो हैं उनसे आप बेचते हैं ना, वही वाला। अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि वेंडर ने 1 लाख का जो मुनाफा कमाया वो पूरा मुनाफा नहीं है। वेंडर ने पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करने में भी कुछ पैसा लगाया होगा और फिर उसे 18% टैक्स भी देना पड़ रहा है, जिसे देने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कम हो जाएगा। क्योंकि भाई 1 लाख में खरीदा, मान लीजिए 20,000 रुपया और लगाया, 30,000 रुपया और लगाया गाड़ी को चमकाने में, 2 लाख में बेचा, उसको तो कमाई 70,000 की हुई, लेकिन वो टैक्स 1 लाख रुपए पे भरेगा 18%, तो उसका तो मार्जिन कम हो गया। कोई भी रजिस्टर्ड वेंडर जो मार्केट में बिजनेस के लिए आया है वो अपना मुनाफा कम नहीं करेगा। ऐसे में वेंडर क्या कर सकता है वो आपको देख लीजिए। या तो वेंडर पुरानी कार को और महंगे दाम पर बेचेगा, या फिर पुरानी कार को और सस्ते दाम पर खरीदेगा कि भाई हमको तो 18% जीएसटी भरनी है, तुम सस्ते में दो। या फिर जो 2 लाख की गाड़ी है उसको कहेगा कि मैं 2.5 लाख में बेचूंगा क्योंकि मुझे 18% की जीएसटी भी तो भरनी है, मेरा पैसा भी तो लगा है। इन दोनों ही हालात में नुकसान आम आदमी का ही होगा, मिडिल क्लास का ही होगा, क्योंकि ज्यादातर पुरानी कार मिडिल क्लास के लोग ही तो खरीदते हैं। भाई गरीब आदमी तो खरीद रहा है, उसके पास पैसा होता तो नई कार नहीं खरीद लेता, और मिडिल क्लास के ही लोग पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं। तो इधर से कान छुइए या उधर से छुइए, कल वाली बात कहिए या अब जो क्लैरिफिकेशन आ गया वो कहिए। पॉइंट वही था कि मिडिल क्लास को इस टैक्स से नुकसान होगा, और वही होगा, या तो बेचने वाले का होगा या खरीदने वाले का होगा। वेंडर अपने ऊपर लोड नहीं लेगा बॉस। पाठशाला में हम टैक्स के बोझ के बारे में बता रहे हैं तो उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी के नेता तक टैक्स की मार से परेशान जनता के दर्द की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर टैक्स को लेकर अपनी बात रखी। अजय आलोक ने भी लिखा कि माननीय निर्मला सीतारमण जी से मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए अनुरोध है, हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं, देते क्या है, सैलरी से काट ही लिया जाता है, हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान भारत योजना है। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं है। फैसले पर तुरंत विचार कीजिए। विपक्ष ने भी टैक्स को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। पुरानी गाड़ियों और पॉपकॉर्न पर जीएसटी के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गाड़ी खरीदना एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाकर उनके सपने तोड़ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, देश के आम आदमी और गरीबों को सिर्फ महंगाई, टैक्स और पीड़ा दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादही समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं तब तक सरकार नियम बदल देती है। यानी ऑपोजिशन भी बातें कर रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस मुंह से कह रही है। अखिलेश जी तो चलिए यूपी में सत्ता में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। वहां क्यों नहीं अड़ गए कि नहीं पुरानी गाड़ी पे टैक्स जो है वो 12% से 18% नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि मिडिल क्लास का दर्द कोई नहीं समझ रहा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स बढ़ाने को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वैसे ही हंगामा पॉपकॉर्न को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि पॉपकॉर्न पर भी 3 रेट के टैक्स हैं।
साधारण नमक वाला पॉपकॉर्न, मसाले वाला पॉपकॉर्न जो पैक्ड नहीं है उस पर 5% टैक्स लगेगा। अगर यही पॉपकॉर्न अच्छी पैकेजिंग और लेबल के साथ बिकेगा तो उस पर 12% टैक्स लगेगा। अगर पॉपकॉर्न कैरमलाइज्ड है यानी उसमें शुगर मिला है तो वो नमकीन नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में आएगा, जिस पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। यह बात सही है कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है, ये टैक्स पहले से लगते रहे। इस बार टैक्स को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन सवाल पॉपकॉर्न को लेकर भी उतनी ही चर्चा में है, क्योंकि भारत में पॉपकॉर्न का बाजार करीब 1200 करोड़ रुपए का है और इससे जो रेवेन्यू मिलता है वो 250 से 300 करोड़ का है। भाई, कहां सरकार लाखों करोड़ की कमाई करती है, उसमें 250-300 करोड़ के लिए चर्चा हो रही है। पॉपकॉर्न को लेकर मंथन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर। उसके बाद आपको बताता हूं कि आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द जो है बार बार टैक्स, उसके बारे में बात करूंगा। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है।